हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जरा शुरुआत देते हैं कहानी को। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का लेकर के आ गया हूं सीसीआर, जिसको आप लोग बड़े प्यार से वन शॉट रिवीजन वीडियो कहते हैं। फिर कहते हैं सर वन शॉट निकाल दो, तो ये वो वही वन शॉट वीडियो है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या ना कि इसमें हम कम समय के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर अप करने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, पूरा कवर अप कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो किसकी हेल्प करता है? अगर आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके पास पूरा लेक्चर देखने का समय नहीं है। ठीक है, तो फिर ये वाला वीडियो आपकी हेल्प करेगा। या फिर अगर आपने सब कुछ पढ़ के रख लिया है लेकिन यू जस्ट नीड अ सोर्स जहां पे रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, तो फिर ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इस वीडियो के अंदर। आ जाइए, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज वी शैल इंट्रोड्यूस द की कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे अगर अपन चेक करें ना, तो रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है, इसके अंदर मेजरली आपको दो तरह की चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सर कौन कौन सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं? एक पढ़ना पड़ता है COM, जिसका मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, और एक पढ़ना पड़ता है MOI, जिसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक पढ़ना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास और दूसरा पढ़ना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हम ऐसा मान लेते हैं कि पूरी बॉडी का जो मास है ना, वो किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है और उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहली बात तो दिमाग में ये डाल लेना कि सेंटर ऑफ मास खुद कोई मास नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ मास खुद कोई मास नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है जहां पर हम ऐसा मान लेते हैं कि पूरी बॉडी का जो मास है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। मेरे ख्याल से ये वाला फंड आपके दिमाग में सही से बैठ गया होगा। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास में कोई एक ना स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, या मान ले डिस्क, मान ले अभी डिस्क मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अपन कहां पे मानेंगे? एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, अब अगर आप चेक करो ना, तो इसका बेसिक फंडा क्या होता है कि अगर मान लेता हूं कि इस पूरे डिस्क का मास है 5 किलोग्राम, ठीक है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पूरा 5 किलोग्राम है ना, उसको शो करने के लिए मैं पूरा डिस्क नहीं दिखाने वाला, मैं सिर्फ एक पॉइंट दिखा दूंगा जिसको मैं नाम देता हूं सेंटर ऑफ मास, और हम ऐसा कह देंगे कि इस पूरी बॉडी का जो मास है ना, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस ऐसा हम लेकर के चल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अच्छा यहां पे फिर भी देखो 1-2 ग्राम का तो मास होगा उस पॉइंट पर, लेकिन अगर मान ले कोई रिंग है, मान ले कोई रिंग है, ठीक है, अब ये मान लेते हैं जो रिंग है ना, इसका जो मास है, इसका मास मान लेता हूं 2 किलोग्राम का। ठीक है, भारी रिंग होगी। तो अब यहाँ पे अंगूठी नहीं है कि तुम पहन लो उसको हाथ में, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, वहां पे 2 रुपए का मास नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यहाँ पर तो सर 2 रुपए का मास नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि पूरी बॉडी का जो मास है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और ये सब लिया जाता है जस्ट फॉर द मैथमेटिकल सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, चलें सर, तो ये वाला फंडा क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, मैं आपको एकदम सारी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, तो ये भी आपके लिए ही बनाई गई हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें आपको लेकर के। ओके सर, देखो
टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। किसी बॉडी को अगर मूव करवाना है या किसी बॉडी को अगर रुकवाना है तो उसके लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, यस सर, सटीक बात है, बात में दम तो है सर। ठीक है, तो टू मूव या फिर स्टॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गिवन सिस्टम बाय द एजेंसीज आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, अब मैंने फुटबॉल पे अगर एक फोर्स अप्लाई करा तो ये फोर्स फुटबॉल की बॉडी के बाहर से किसी एजेंसी ने अप्लाई करा है, मेरे पैर ने अप्लाई करा है। ठीक है, तो इस फोर्स को कहा जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो अगर एक बॉम्ब है, अगर वो बॉम्ब फट जाता है तो भाई वो क्या होता है, वो उसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से फट रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वाला कार्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिए इंटरनल फोर्सेस के और एक्सटर्नल फोर्सेस के, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसा आ गया समझ में। द ओवरऑल मोशन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी बॉडी का जो ओवरऑल मोशन होता है ना, वो इंटरनल फोर्सेस से इफेक्ट नहीं होता है। किसी भी बॉडी पे जो ओवरऑल मोशन है बॉडी का, वो इफेक्ट होता है ओनली बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वाली बात समझ में आ गई सर? बहुत ही प्यारी बात थी। मैं चाहूंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। ठीक है, चलें उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो पहले ना तुम जरा एक बात समझ लेना, एक टर्म हमारे सामने आएगा रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो। ठीक है, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, उसके जो मॉलिक्यूल्स, उसके जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी है, उनका जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ऐसी बॉडीज को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, प्रैक्टिकली बॉडीज कैसी होती हैं, अगर सॉलिड बॉडी है तो सॉलिड बॉडी पे क्या होता है, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस है वो हल्का हल्का चेंज तो होगा यार, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच की दूरी या उनका इंटरेक्शन अगर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा ना, इसका मतलब भाई साहब ये आइडियल केस है और ऐसी बॉडी को कहा जाएगा रिजिड बॉडी। लेकिन प्रैक्टिकली कैसा होता है कि आपने फोर्स अप्लाई करा तो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का डिस्टेंस वगैरह इंटरेक्शन वगैरह हल्का हल्का चेंज हो जाता है, तो ये तो होना लाजमी है, ऐसी बॉडीज को कहा जाता है सॉलिड बॉडी। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है? यस सर, क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक रिजिड बॉडी मैंने ले ली। ठीक है, हम अभी एग्जांपल के तौर पे एक रिजिड बॉडी ही लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, एक हमने ले ली रिजिड बॉडी। अब क्या है, दिस इज द रोटेशन एक्सिस, ये जो है ये है इसका रोटेशन एक्सिस। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, एक पार्टिकल है P1, रोटेशन एक्सिस से R1 की इसकी दूरी है। ठीक है, एक पार्टिकल है P2, वो जरा सा और दूरी पे आ रहा है, उसकी दूरी कितनी हो चुकी है सर, R2 उसकी दूरी हो चुकी है। ठीक है, अब जब इस बॉडी में आ चुका है रोटेशन, तो ये जो P1 वाला है वो घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में, जो P2 वाला है वो भी घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में। यहां तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है ना कि जैसे मान लीजिए अगर इसका जो रोटेशन का टाइम पीरियड है, भाई साहब ये चीजें आगे डेरिवेशन में चिपकने वाली हैं जबरदस्त तरह से। ठीक है, अगर मान लेता हूं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है, तो मतलब 2 सेकेंड्स में ये बॉडी पूरा चक्कर कंप्लीट करिए, बोले हाँ कि ना। 2 सेकेंड्स में ये बॉडी पूरा चक्कर कंप्लीट करिए, बोले हाँ कि ना। तो भाई ये जो पार्टिकल P1 है उसको भी 2 सेकेंड लगेंगे एक चक्कर मारने में, और जो पार्टिकल P2 है इसको भी पूरे कंप्लीट 2 सेकेंड्स ही लगेंगे एक चक्कर मारने में। इसका मतलब टाइम पीरियड अगर बॉडी का 2 सेकेंड है तो हर पार्टिकल का टाइम पीरियड भी 2 सेकेंड होगा। नेवर माइंड, नो मैटर कि ये पार्टिकल पास में आता है कि रोटेशन एक्सिस से दूर में आता है, ना ना ना, सबको 2 सेकेंड ही लगने वाले हैं। तो टाइम पीरियड इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स, टाइम पीरियड इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स, एंड ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स। आई बात समझ में? ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गया होगा। ठीक है, इन सच अ मोशन rigid body rotates about a fixed axis and every particle of the body rotates in a circle which lies in the plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। अब ये जो इंग्लिश में इतना कहा गया इसका मतलब क्या होता है कि जब ये बॉडी ऐसे घूमेगी, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल P1 है ये रहेगा उसका सर्कल, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब ये सर्कल के परपेंडिकुलर निकल चुका है, एक्सिस वही कहा गया था। ठीक है, ये जो एक्सिस निकल रही है ना बेटा, वो सर्कल के परपेंडिकुलर निकल रही है, बोलो हाँ कि ना।
ये जो एक्सिस निकल रही है बेटा वो इस सर्कल के परपेंडिकुलर निकल रही है एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सर्कल के सेंटर से भी निकल रही है। यस सर, ये वाला फंडा भी क्लियर हो चुका है। तो वही चीजें यहां पर अंग्रेजी में लिख के रखी हुई हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए पूरा फंडा। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद बेसिक आइडिया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनेबल्स अस टू डिस्कस द ओवरऑल मोशन ऑफ द सिस्टम बाय रिप्लेसिंग द सिस्टम बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट। मैंने कहा था कि जब एक सॉलिड स्फीयर होगा तो हम, अगर वो सॉलिड स्फीयर का मास 5 kg है, फिर मैंने जो एग्जांपल डिस्क वाला लिया था, ठीक है, डिस्क का मास कितना था, 5 kg था, तो हमने क्या माना कि उसका पूरा मास जो है ना वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है और उस पॉइंट को हमने कहा था सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमने उस पूरे डिस्क को बेसिकली रिप्लेस कर दिया था सेंटर ऑफ मास के साथ। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? हमने उस पूरे डिस्क को रिप्लेस कर दिया था बाय द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहां पे वही हो रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनेबल्स अस, हमारी हेल्प करता है टू डिस्कस द ओवरऑल मोशन ऑफ द सिस्टम बाय रिप्लेसिंग द सिस्टम, सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे बाय एक इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट जिसको अपन कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे बाय एन इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट से, ठीक है। आ गया इतना पूरा फंडा समझ में सर? आ गया। डेफिनेशन क्या होती है तो जरा डेफिनेशन देख लो बेटा। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, पहली बात तो पॉइंट है, और उस पे क्या हो रहा है, एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी या सिस्टम ऑफ द बॉडीज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अगर पूरी बॉडी का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो उससे कहा जाएगा सेंटर ऑफ मास। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर है सेंटर ऑफ मास का। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, हो चुका है एकदम, कहानी डन 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 डन, ठीक है। चले, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम इज ओनली अ पॉइंट, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ मास जो है ना वो सिर्फ एक पॉइंट है, डिफाइंड मैथमेटिकली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। मैथमेटिकल सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए ये अपन ने कॉन्सेप्चुअलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम बी एक्चुअली प्रेजेंट एट द सेंटर। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे सिस्टम का मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो, जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए लेके रखा हुआ है, इससे कहानी आगे आसान हो जाती है, ठीक है सर। तो एग्जांपल इसका देके रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल center of mass of a uniform circular ring is at the center of the ring where there is no mass, where there is no mass, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको ऐसा बोल देता हूं कि जैसे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, इसको बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन वहां पे 2 रुपए का मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आया समझ के नहीं आ गया? यस सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, ठीक है। तो चीजें आपके लिए बहुत ही क्लासी तरह से आप नोट कर पाओगे और फिर लिख पाओगे, ठीक है। जितने अच्छे शब्दों में आप लिख करके आओगे उतना सही से आपकी बातें पहुंचेंगी। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसके लिए पूरा फंडा क्या बना के रखा है कि हमने मान लिया है कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं और हमको निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक पार्टिकल ये माना और इसका मास कितना माना m1 और इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया r1, ठीक है। उसके बाद हमने एक मास यहाँ पे मान लिया, तो भाई जब 2 मासेस आ गए हैं तो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है एक सिस्टम, ठीक है। अब हमने एक मास यहाँ पे मान लिया, इसका मास हम मान लेते हैं m2 के बराबर और इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r2 के बराबर, ठीक है। तो r1 इज द पोजीशन वेक्टर फॉर मास m1 एंड r2 इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द मास m2। अब क्या होता है, ये एक 2 पार्टिकल का सिस्टम बन चुका है, हम निकालने वाले हैं इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट अपन ने मान लिया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मैं आपको एक और प्यारी सी बात बता दूं कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है ना, दिस लाइज क्लोज टू द हैवी साइड ऑफ द बॉडी, दिस लाइज क्लोज टू द हैवी साइड। जैसे मान ले m1 m2 में से अगर m1 वाला हैवी होगा ना तो सेंटर ऑफ मास जरा जरा इस तरफ को सरक जाएगा, अगर m2 वाला हैवी होगा सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जरा जरा m2 की तरफ सरक जाएगा। अगर दोनों मासेस बराबर होंगे तो फिर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है। यस सर। अब क्या होता है, r1 क्या है, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, r2 क्या है, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे अपन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि OC मतलब वेक्टर r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओके सर,
ठीक है। अब इसका जो पूरा फॉर्मूला बन करके आता है ना, वो फॉर्मूला ऐसा आता है कि जैसे मान ले m1 पहले वाले का मास, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, m2 दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, अपॉन नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है। फॉर n पार्टिकल सिस्टम, अगर अपन बात करते हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फॉर n पार्टिकल सिस्टम अगर हम बात करते हैं फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी तो जरा गौर करना। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू भाई m1r1 प्लस m2r2 अप टिल mn हो जाएगा। तो मतलब कांस्टेंट कंटिन्यूअस समेशन चलेगा किसका? mi का, जहां पे i वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब समेशन चलेगा mi का, जहां पे i वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक। ठीक है, ये वाला फंडा दिमाग में चला गया? यस सर, ये होता है पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, सुप्रीम क्लियर है। चलें आगे बढ़े एक बार जरा इसका। अच्छा, ये तो अपन ले चुके हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अगर आपको वेलोसिटीज निकालनी है, देखो r1 क्या होता है? पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, बस हो ही चुका है। r1 क्या होता है? पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पहले वाले के पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है दूसरे वाले पार्टिकल की, तो वेलोसिटी बेसिकली कैसे निकलती है? अरे भैया, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो r2 था दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन गिव्स यू वेलोसिटी। तो दूसरे वाले के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ दूसरा वाला पार्टिकल। तो ये v1 आ चुका है, ये v2 आ चुका है। और यहां पे एक और बड़ी उम्दा बात होती है, आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, अगर मैंने ये vcom लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इससे पहले हम लोग ने r निकाला था, दैट वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन यहां पे अपन क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन, पहले mi ri था, यहां पे mi vi i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, अपॉन समेशन किसका चलेगा? mi का, जहां पे i वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक। ठीक है, आया पूरा फंडा समझ में? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चले भाई, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये अपने पास आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसी खूबसूरती के साथ आप एक काम इसमें और कर सकते हैं, आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो m1, फिर पहले मतलब a1 मतलब ai, और 1 से लेकर के n तक, उसके बाद समेशन चलता है m1 m2 m3 अप टिल n तक का। तो ये वाला फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पोजीशन वेक्टर आ गया है, वेलोसिटी आ गया है, सेंटर ऑफ मास आ गया है। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये करवा दिया आपके दिमाग में, डन 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 डन। और ये था अपने पास वो समेशन का वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा? तो सर ऐसा वाला फॉर्मूला आता है, ये भी आप लोग को दिखा दिया था। ठीक है, अब बेसिक आइडिया, इसका जो डेरिवेशन था वो कैसे किया गया था? तो भाई साहब, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले mr निकाला। ठीक है, देखो बेटा, ये क्या हो गया था? r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टिल mnrn था। नीचे आया था m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब पूरा ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ द एंटायर सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन पर बेस्ड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पहुंचा चुका हूं अब तक, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट फॉर्मूला आता है वो आता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलें, वेलोसिटी कैसे निकलेगी वो भी बता चुका था, और उसके बाद सेम चीज फिर होते हैं फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन देख लो। टू आइडेंटिकल मासेस आर प्लेस्ड एट 0,8 एंड 8,8। ठीक है, तो आइडेंटिकल मासेस हैं, प्लेसमेंट है एक का है 0,8 पे, मतलब x पर कुछ नहीं है और y पर 8 है, और दूसरे का है 8,8 पर। ठीक है, तो ये ले लो भाई साहब, x पर कुछ नहीं है, y पर 8 के बराबर है। ठीक है, और दूसरा जो पार्टिकल है ना, वो कितने पे आ रहा है? दूसरा जो पार्टिकल है सर, वो आ रहा है 8,8 पे। ठीक है, तो एक ये पार्टिकल था, एक ये पार्टिकल था, तो ये कितने पे आ रहा है सर? ये आ रहा है सर 8,8 पे आ रहा है। ठीक है, अब आइडेंटिकल मासेस हैं, तो इसका मास भी m पकड़ ले, इसका मास भी m पकड़ ले। ठीक है, अब आपको निकालना है व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले एक काम करो, जरा कॉमन सेंस लगाओ बेटा। यहां पे ये टू पार्टिकल सिस्टम है, दोनों का मास बिल्कुल बराबर है। ठीक है, दोनों का जो मास है वो बिल्कुल बराबर है। जब दोनों का मास बिल्कुल बराबर होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कायदे से एकदम बीचों बीच आना चाहिए। बीचों बीच का मतलब x पर 4 और y पर कितना हो जाएगा फिर वो? अच्छा, x पर 4 और y पर भी कितना हो जाएगा सर? ये y पर तो 8 ही रहेगा ना, हाइट तो 8 के बराबर ही है। ठीक है, तो 4,8 आना चाहिए अपना आंसर। लेकिन अपन इसको ऐसे करेंगे, देखो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1r1, तो पहले वाले का मास कितना है m, और फिर ये कितना हो जाएगा? x पर कुछ
कुछ नहीं है, y पर है 8j कैप, ठीक है। m2 मतलब दूसरे वाले का मास, उसके बाद क्या हो जाएगा 8i कैप और फिर क्या हो जाएगा 8j कैप और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 बोले तो 2m हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होगा इसके साथ, ये निपट गया, फिर ये बचेगा अपने पास में 8mj कैप, फिर अपने पास बचेगा 8mi कैप, फिर बचेगा अपने पास में 8mj कैप और नीचे बचेगा अपने पास में 2m, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से आई वाले यहाँ पे कितने हैं सर, आई वाला यहाँ पर सिर्फ एक ही आई वाला 8m/2m करूंगा तो 4 बचेगा, तो बचेगा 4i कैप, x पर आ जाएगा 4। अब जरा जे वाले चेक करो, 8 + 8 करेंगे 16, 16/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो आ जाएगा ये अपने पास 8 का जे कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है 4,8 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब क्या है 4,8, तो x पर आ जाएगा 4 और y पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या सेंटर ऑफ मास, ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या सेंटर ऑफ मास, x पर 4 है और y पर जो इसकी हाइट है वो बकायदा से 8 के बराबर ही है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तुरंत से पहले, जल्दी बेटा तुरंत से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2v एंड v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जरा सिस्टम को जरा समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एक बॉडी ये है, ठीक है, और टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो मतलब दोनों ही बॉडीज एकदम आइडेंटिकल हैं, दोनों का ही मास बिल्कुल अपन सेम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2v एंड v, तो ये वाला इस तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है, इसी को तो बोलते हैं कि मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं कि मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 2v मान ले, इसकी वेलोसिटी कितनी है v मान ले, ठीक है। अब ये पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा m2 v2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर m1 प्लस m2, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ऐसा ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू v1 करूंगा तो 2mv आ जाएगा। इसके लिए माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इसकी वेलोसिटी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस का क्या हो जाएगा सर mv हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 करेंगे तो m प्लस m करेंगे तो सॉरी m प्लस m करेंगे, हाँ सही जा रहा हूँ, तो m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2mv माइनस mv इज जस्ट mv और नीचे आ रहा है 2m, काटा पीटी मचा दो, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास v/2, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास v/2। बस जरा ध्यान रखना कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये इसका डायरेक्शन उल्टा आ रहा है तो फिर आपको माइनस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक का फंडा अपने दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, यस सर क्लियर, ठीक है। चलें आगे बढ़े बेटा। उसके बाद यहाँ पे अच्छा लीनियर मोमेंटम का भी सेम केस होता है। अगर लीनियर मोमेंटम निकालना है पूरे सेंटर ऑफ पूरे सिस्टम का, तो एक काम करना मास इनटू वेलोसिटी निकाल देंगे पूरे सिस्टम की। पूरे सिस्टम की वेलोसिटी का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। इस बात को समझ गए? यस सर। ये जो m1 v1 लिखते हैं ना, जो अपन m2 v2 लिखते हैं ना, ये सब क्या होता है m1 v1 का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। m3 v3 का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन फॉर nth पार्टिकल भी होता है, ठीक है। अब देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसमें क्या होता है सेकेंड लॉ का फंडा तो वही होता है ना, वैसे भी न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ मास के लिए भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले न्यूटन का सेकेंड लॉ पता होना चाहिए। तो सेकेंड लॉ को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। तो सर लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मेरे पास मान ले एक मास है और ये मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, ठीक है। तब जाकर के इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, मोमेंटम हो जाएगा इसका मास इंटू वेलोसिटी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, मास इंटू वेलोसिटी। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने किसी सिस्टम पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया तो वैसे इन जनरल उसका मास तो चेंज होगा नहीं, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर मैंने फोर्स अप्लाई करा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी घट जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि वेलोसिटी पे चेंजेस आने वाले हैं, इसका मतलब फोर्स भी चेंज होने वाला है, ठीक है। अब मसला क्या है, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे
उतना ज्यादा उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू, भाई साहब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा कर देता हूं कि मैं लिमिट लगा देता हूं कि लिमिट लगा दी है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये जो एवरेज चेंज है ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। ये जो एवरेज चेंज है ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास को रखा बाहर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो कि होता है लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहीं से फॉर्मूला अपने पास क्या डेवलप हो जाएगा कि सर फोर्स का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा बैठ गया? यस सर, सुप्रीम तरह से बैठ गया। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। हो गया सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर। चलें आगे बढ़ा जाए। ओके, अब यहां से आते हैं अपन बेसिक आइडिया अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉडी पे एक वेक्टर इस तरफ काम कर गया, वेक्टर ए कह देंगे इसको, और एक वेक्टर मान ले इस तरफ काम कर गया, वेक्टर बी कह देंगे इसको, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा के बराबर। ठीक है, अब अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स का ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है, अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, पहले a वाले वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लो, उसके बाद b वाले वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लो, उसके बाद फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, साइन थीटा। ठीक है, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा का जिक्र होता है और डॉट मल्टीप्लिकेशन में कॉस थीटा का जिक्र होता है। ठीक है, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज ये वाली थी, तो मैं चाहूंगा इसको आप अच्छे से नोट करते हुए चलना। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो स्पेशल चीजें, जैसे पहली चीज ये अपन यहां पे इन टोटल 6 तरह की चीजें आने वाली हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, क्या होने वाली हैं वो 6 चीजें, तो जरा फोकस करेंगे आप। जैसे मैं बोलता हूं आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस जे सर के होता है। ठीक है, मैं बोलता हूं जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे क्रॉस के सर आई होता है। ठीक है, और मैं बोलता हूं के क्रॉस आई क्या होगा, मैं बोलता हूं के क्रॉस आई क्या होगा, तो सर के क्रॉस आई जो है वो जे के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा देखना, आई क्रॉस जे तो के बराबर था, लेकिन जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, जे क्रॉस के जो होता है वो तो आई के बराबर होता है, इसको पलट दो तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई के बराबर हो जाएगा। अब के क्रॉस आई क्या होता है, जे के बराबर होता है, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा सर, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे के बराबर। ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बेटा फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि सर फिर अगर सेम वाले को मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, तो भाई साहब आई क्रॉस आई कर लो, जे क्रॉस जे कर लो, या के क्रॉस के कर लो, आंसर इज एग्जैक्टली 0। ठीक है, ये सब मैं करवा चुका हूं बहुत ही जबरदस्त तरह से। यहाँ तुम्हें मैं शॉर्ट में सब चीजें पूरा एक बार तुमको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया पक्का, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई शक तो नहीं हो रहा आप लोग को, सर क्लियर है पूरा। ठीक है, चलें आ जाओ। तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स का आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छा यहाँ पे कहाँ लिखा है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला। अब जरा समझ लो व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, जब वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, मैं बता रहा हूं क्या होगा। अगर दो वेक्टर्स मान ले पैरेलल हैं, ठीक है, तो इट गोज लाइक दिस कि ए वाला वेक्टर इस तरफ काम कर रहा है और बी वाला वेक्टर भी इस तरफ काम कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा भाई, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कोई अगर ए क्रॉस बी निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ये ए का मॉड्यूलस, फिर आ जाएगा बी का मॉड्यूलस, फिर आ जाएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, गजब है, शानदार है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होता है, तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो एंगल हो जाएगा अपने पास में कितना सर, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो जब यहां पे अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं, जब यहाँ पे अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस और कितना आ जाएगा सर, साइन 90 आ जाएगा। तो साइन 90 कितना होता है सर, यहाँ पे साइन 90 अपने पास 1 के बराबर, क्या था, परपेंडिकुलर, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सही बात है सर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पास कितना बचेगा, ए बी बचेगा।
ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। ये दो सिनेरियो समझ में आ गए? जल्दी बताओ, ये जो दो सिनेरियोज हैं क्या आपके दिमाग में ये बखूबी चले गए? यस सर, बखूबी चले गए। ठीक है, चलें निपटाया जाए इसको। आगे आते हैं भाई साहब, यहां पे जरा गौर करना। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, यहां पे अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, देखो यहां पे जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ना तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ चले जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल फॉलो करता है ये। ठीक है, जैसे नट अपन कसते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर कस जाएगा। अरे मतलब ऐसे मान ले अपने पास एक वुडन प्लैंक है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, और अपन उसमें नट को ठोक रहे हैं, अब क्या अपन टाइट कर रहे हैं उसको, तो जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना ऐसे करके तो वो नट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए कहते हैं कि कॉर्कस्क्रू रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ओके, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस बट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लें पहले तो। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, जल्दी बताओ, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? सर एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यहां पे आ जाएगा रेडियन और नीचे आएगा टाइम, तो रेडियन पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द यूनिट फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। रेडियन पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द यूनिट फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला चीज पूरी क्लियर हो चुकी है। तो यहां पे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और क्लॉकवाइज घुमाया तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी। ये सब चीजें मैंने एक ही साथ आपके लिए सम अप करके एक ही स्लाइड पे डाल दी हैं। आ गया समझ? यस सर, यहां तक का फंडा भी बेहतरीन तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलें। Okay, when an external force acting on a body has a tendency to rotate the body about a fixed axis or about a fixed point or about a fixed axis, it is said to exert a torque on the body. अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई करा और उस फोर्स की वजह से बॉडी में ना रोटेशन आ गया अबाउट अ फिक्स पॉइंट या फिर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो अपन कहते हैं कि इस फोर्स ने दरअसल टॉर्क अप्लाई कर दिया बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान ले कि अपन पंखे की सफाई कर रहे हैं, ठीक है, अब पंखे का क्या है, रोटेशन एक्सिस पूरा फिक्स्ड है। अब झाड़ू लगा के मैंने ऐसे अगर झाड़ दिया, ठीक है, अपन कौन से प्रो हैं झाड़ू लगाने में, अगर मैंने ऐसा झाड़ दिया तो क्या हो गया बेसिकली कि पंखा जो है ना वो धन करके हल्का सा घूम जाएगा। ठीक है, जब ये पंखा हल्का सा घूमा तो क्या करा, तुमने तो एक लीनियर फोर्स अप्लाई करा था, लेकिन उस फोर्स के बदौलत, उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या है, रोटेशन डेवलप हो गया। ठीक है, तुमने तो एक लीनियर फोर्स अप्लाई करा था, लेकिन उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक रोटेशन डेवलप हो गया, और इसलिए अपन कहते हैं कि दिस फोर्स इज सेड टू exert a torque on the body। ठीक है, तो torque is responsible for the rotational motion। लिख दें अपन इसको, जैसे लीनियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर मोशन, तो वैसे अपन कह सकते हैं कि टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन। इस बात पे आप जरा अच्छे से ध्यान रखें, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट या फिर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई है? ठीक है, जल्दी बताओ भाई साहब, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। नाउ द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहां पे अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से बॉडी घूम जाती है, बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, तो दिस इज बेसिकली टॉर्क। ठीक है, द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अबाउट, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सर इसका मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि एक अपने पास ऐसा अपन कर लेते हैं, एक बॉडी है, ये फिक्स्ड पॉइंट है,
ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही जो होना है सो होना है, ठीक है। ये अपने पास में एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही जो होना है सो होना है, ठीक है। अब अगर मैंने इस बॉडी पर ना, मान ले कि मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर दिया, इसका डिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है, ठीक है। तो बॉडी आ तो जाएगी अंडर रोटेशन, बॉडी जो है वो आ तो जाएगी अंडर रोटेशन। तो यहाँ पे जो टॉर्क काम करेगा ना, वो टॉर्क को कैसे निकाला जाएगा, तो जरा ध्यान देना, टॉर्क इज इक्वल्स टू जो फोर्स अप्लाई करा उसको मल्टीप्लाई कर देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो आर है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। यूनिट क्या होगी इसकी, जरा यूनिट पे गौर करें तो मजा आएगा, इसकी यूनिट पे जरा गौर करें तो मजा आएगा। तो फोर्स का मतलब न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यूनिट वाइज होता है मीटर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। ये टॉर्क का पूरा फंडा जो है वो दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, जो टॉर्क का फंडा है वो एकदम सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन, ठीक है। चलें, हाँ सर, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले ही चुके थे, तो अब जरा मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। चले, तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया। ये एक ग्रीक लेटर होता है, टाउ कहते हैं इसको, ठीक है, टाउ मत बोलना, टाउ कहते हैं, टाउ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क को डिफाइन करते हैं एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यस सर। अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो मैं आपको जरा बता दूं क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। भाई जैसे मान लो एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, फॉर्मूला कैसे आता है। जब टॉर्क निकालना है ना एक्स एक्सिस पर, तो गेम चलेगा वाई और जेड में, तो वाई टाइम्स एफ जेड माइनस जेड टाइम्स एफ वाई, ठीक है। अगर टॉर्क निकालना है ना वाई एक्सिस पर, तो गेम चलेगा जेड और एक्स में, तो जेड टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ जेड, ठीक है। जब टॉर्क निकालना है ना जेड एक्सिस पे, तो गेम चलेगा एक्स और वाई में, तो एक्स टाइम्स एफ वाई माइनस क्या हो जाएगा, वाई टाइम्स एफ एक्स, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया भाई साहब, इसको नोट कर लेना। इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी करवा चुका हूं, लेकिन अभी आपके लिए बस ये जो फॉर्मूला आया है ना खूबसूरत सा, बस ये फॉर्मूला काम की चीज है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास है। अब जरा आगे आ जाओ। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या एक्सप्रेशन होता है टॉर्क का, तो जरा गौर करेंगे। टॉर्क को आप एक्सप्रेस वैसे भी कैसे करते हो, आर क्रॉस एफ तो करते ही हो ना, ठीक है। टॉर्क को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो सर, आर क्रॉस एफ तो अपन करते ही ना। तो अपने पास ये जो टॉर्क है ये आ जाता है एज जस्ट आर क्रॉस एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, इसको अपन ऐसे कर देंगे आर एफ और फिर इनके बीच में काम करने वाला एंगल, इनके बीच में काम करने वाला एंगल। तो भाई साहब आर और एफ में कितना एंगल काम कर रहा है सर, आर को करिए एक्स्ट्रापोलेट और एफ को करिए एक्स्ट्रापोलेट, तो जो एंगल काम कर रहा है वो एंगल है फाई के बराबर। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आर एफ साइन फाई के बराबर। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर सर, यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर है। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर का बेसिकली मतलब क्या होता है ना, अगर आप चेक करेंगे ना, तो इस पोलर कोऑर्डिनेट्स का, पोलर का बेसिकली मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको अपन प्यार से, इसको प्यार से कहा जाता है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, पक्का। तो ये वाला फॉर्मूला अपने दिलो दिमाग में, जहन में सही से बस गया है, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर टॉर्क पे। तो भाई साहब टॉर्क को आप वैसे भी कैसे डिफाइन करते हो, यहाँ पे जरा इसको निपटाया जाए, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो आपने टॉर्क को डिफाइन करा है एज आर क्रॉस एफ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, कैसे लिखोगे इसको, एक्स आई कैप सर, वाई जे कैप सर, जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद जब फोर्स को आप एक्सप्रेस करोगे तो वो कैसे करोगे, फोर्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे तो आई कैप, फिर फोर्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर तो जे कैप, फिर फोर्स की वैल्यू जेड एक्सिस पर तो के कैप, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, यस सर, सुप्रीमली क्लियर है। अब टाउ जब निकालोगे तो आर क्रॉस एफ करोगे। अब आर क्रॉस एफ करने का मतलब ये होता है कि आप बनाओगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। क्या बनाओगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे, आई कैप लिखोगे, जे कैप लिखोगे, के कैप लिखोगे,
बाय डिफॉल्ट प्लस, बाय डिफॉल्ट माइनस, बाय डिफॉल्ट प्लस, ठीक है। अब जरा गौर करना, तो आर अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड हो जाएगा। एफ अपने पास में क्या हो जाएगा सर, फोर्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर, फोर्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर, फोर्स की वैल्यू जेड एक्सिस पर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब जब अपन टॉर्क निकालने पे आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान देना भाई, आई वाला बाई डिफॉल्ट प्लस चल रहा है, ठीक है। इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो क्या हो जाएगा, y टाइम्स एफ जेड, क्या हो जाएगा सर, y टाइम्स एफ जेड माइनस क्या हो जाएगा सर, z टाइम्स एफ वाई, ठीक है। उसके बाद जे कैप वाला अपन माइनस में ले लेंगे, तो कॉलम गया, रो गया, x टाइम्स एफ जी, x टाइम्स एफ जेड माइनस z टाइम्स एफ एक्स, z टाइम्स एफ एक्स, ठीक है। प्लस अपन कर देंगे सर k कैप, तो k कैप में क्या हो जाएगा, x टाइम्स एफ वाई, क्या हो जाएगा सर, x टाइम्स एफ वाई माइनस y टाइम्स एफ एक्स, ठीक है। आ गया समझ? यस सर, सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, आई कैप के साथ जो भी लगा हुआ है ना, वो टॉर्क का ही कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, प्लस का जे कैप में बना दूंगा इसको, तो जो लगा रहेगा ना वो रहेगा टॉर्क का ही वाई कंपोनेंट, और यहाँ पे रहेगा टॉर्क का क्या, कौन सा, जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट्स यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से लिख देता हूँ। देयरफॉर टॉर्क का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, y टाइम्स एफ जेड माइनस जेड टाइम्स एफ वाई। टॉर्क का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, अंदर फेंक दो उसको, तो z टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ जेड, ठीक है। और फिर उसके बाद टॉर्क का ही z कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर, ये रहेगा z कंपोनेंट, x टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स। भाई साहब, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से दिमाग में क्लियर हो गया क्या? जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर, ठीक है। चलें आगे बढ़ा जाए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क। भाई साहब, ये पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क का पूरा मसला क्या होता है? तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, बोलो हाँ कि ना। पावर या पार, तो पार इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, आया समझ? पार इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। तो अब जरा ध्यान देते हुए चलना, अगर ऐसी बात है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, देखो, अगर कम टाइम दिया था तो dt, तो कम वर्क होगा तो dw, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, उसके बाद वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो हम नॉर्मल फोर्स थोड़ी लेके चलेंगे, हम फिर टॉर्क लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट लेकर के थोड़ी चलेंगे, हम लेके चलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा, ठीक है। तो लेके चलेंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाउ को निकालो पहली बात तो बाहर, बिकॉज कांस्टेंट आपने फोर्स अप्लाई करा होगा। अब करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, तो जरा गौर करना क्या होता है भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन अगर लीनियर वेलोसिटी होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन जो है सर वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, जिस लिहाज से पावर का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा टाउ इंटू ओमेगा, जिस लिहाज से जो पावर का फॉर्मूला है वो हो जाएगा सर टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं ना, तो लीनियर में भी सेम चीज होती थी भाई, लीनियर में फोर्स इंटू वेलोसिटी होता था, यहाँ पे फोर्स की जगह पर टाउ मतलब टॉर्क आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह पर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा आ जाएगा। तो ये रहेगा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। बताओ ये वाला फंडा क्लियर हो गया? तो पावर एसोसिएटेड या पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क इज गिवन बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट। सर किसका है प्रोडक्ट? तो पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किसका, टॉर्क का एंगुलर स्पीड के साथ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहेगा अपने पास में पावर, ठीक है। इन लीनियर मोशन द करस्पॉन्डिंग रिलेशन फॉर पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। मैंने कहा था भाई साहब कि रोटेशन में ये रहेगा, लीनियर में वो रहेगा। बताओ भाई साहब, इतनी पूरी बात जो है वो आप लोग को शानदार तरह से समझ में आ गई है क्या? यस सर, सुप्रीम तरह से ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे कहते हैं अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सर व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम? भाई एक फॉर्मूला आता है एंगुलर मोमेंटम का। पहली बात, तुम जरा एक बात पे और ध्यान देना कि जैसे P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, जैसे जिस हिसाब से जिस खूबसूरती के साथ P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, तो वैसे ही यहाँ पे अपन वेक्टर L यूज करेंगे और वेक्टर L हो जाएगा तुम्हारे पास में एंगुलर मोमेंटम। वेक्टर L तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो फॉर्मूला बनता है, यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बन जाता है वेक्टर L
इज इक्वल्स टू 2m टाइम्स वेक्टर l इज इक्वल्स टू 2m टाइम्स ये हो जाएगा सर dA बाई dt, ठीक है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि जो ये dA बाई dt है ना, इसे कहा जाता है एरियल वेलोसिटी। ये जो dA बाई dt है ना, इसे कहा जाता है एरियल वेलोसिटी, मतलब कितना एरिया ट्रेस आउट कर लिया गया है, ठीक है, कितना एरिया ट्रेस आउट कर लिया गया है इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अब जरा फोकस करें, एक्स एक्सेस ये अपन बनाते हैं, एक्स ले लिया अपन ने यहाँ पे, ये y था और ये z ले लिया, ठीक है। मान ले कि अपने पास ना इनिशियली कोई पोजीशन वेक्टर है कुछ इस तरह, और उसके बाद क्या था, ये t इक्वल टू 0 पे था। अब उसके बाद डेल्टा t अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक का हो गया, ठीक है। तो अपने पास जो एरिया वेक्टर है अब वो यहां पे पॉइंट, ये अपने पास जो पोजीशन वेक्टर है वो अपने पास यहां पे पॉइंट आउट करेगा। तो इस कंडीशन में ये यहां पर एक एरिया ट्रेस आउट कर लिया गया है। तो कितना एरिया आप ट्रेस आउट करोगे इन कितना इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहा जाएगा एरियल वेलोसिटी। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन, ठीक है बेटा। ये एरिया स्विफ्ट वाला था, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलें फिर, बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और मैं आपको बता दूं ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में भी शानदार तरह से काम आने वाला है, तो बस इसको ध्यान में रखना। अब आते हैं फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैं आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस निकाल दें, अलोंग वाई एक्सिस निकाल दे, अलोंग जेड एक्सिस निकाल दें। भाई साहब सेम फंडा होता है, एकदम सेम फंडा होता है। सर कैसा फंडा होता है? एक्स वाई और z में गेम चलने वाला फंडा होता है। x y और z में गेम चलने वाला फंडा होता है। जब x पे निकालना है तो y टाइम्स पी जेड माइनस z टाइम्स पी वाई, ठीक है। जब y पर निकालना है तो z टाइम्स पी एक्स माइनस x टाइम्स पी जेड, ठीक है। जब z पर निकालना है तो x टाइम्स पी वाई, है ना, x टाइम्स क्या हो जाएगा सर? पी वाई, लीनियर मोमेंटम अबाउट द y एक्सिस माइनस y टाइम्स लीनियर मोमेंटम अबाउट द x एक्सिस। इतना पूरा फंडा शानदार तरह से क्लियर हुआ? यस सर, जबरदस्त तरह से क्लियर हो गया। मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, यस सर। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, जरा गौर करते हुए चलना। जो स्थान लीनियर मोशन में मास का है वही पोजीशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है, ठीक है। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? एक कहीं तुमने एक अगर स्टेटमेंट सुना हो कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस सर हमने ये सुन के रखा है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या होता है सर? मास होता है सर मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब सर ये इनर्शिया का बेसिकली मतलब क्या होता है? इनर्शिया एक तरह का आलसपन, ठीक है। अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, ठीक है। वहीं कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली मूव ही करती रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की टेंडेंसी अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की, फिर से बोल देता हूं, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की, उसे कहा जाता है इनर्शिया। क्या कहा जाता है? इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, ठीक है। तो वो जो टेंडेंसी है ना बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखने की, उस टेंडेंसी को कहा जाएगा इनर्शिया। सेम गोज फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाएगा, सेम गोज फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन, सेम गोज फॉर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पर गौर करते हुए चलेगा। स्टेटमेंट क्या लिखा है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। मान लें फॉर एग्जांपल एक ट्रेन रुकी है कहीं पे, ठीक है, और वहीं पे रोड पे एक कार रुकी हुई है। अब अगर अपन 8-10 लोग आ गए तो कार को धक्का मारेंगे तो कार तो चलो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। कार अगर मोशन में आ गई, इसका मतलब क्या कि उसका जो रेस्ट पे बने रहने की टेंडेंसी थी वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि 8-10 लोगों ने फोर्स अप्लाई करा और बॉडी मोशन में आ गई, ठीक है। अब मान लिया अगर ऐसा होता है कि एक पूरी ट्रेन है, अब ट्रेन पे अगर 8-10 लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ होगा क्या? नहीं सर, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज्यादा। ऐसे मान ली फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कहीं कोई पार्टी प्लान हो रही है, ठीक है,
अब अपन लोग क्या है, 8-10 लोग का अपना ग्रुप है दोस्तों का, है ना, और सब लोग रेडी हैं, बस एक दोस्त बोल रहा है कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कैसे करते हैं ना, कुछ लोग ऐसा मना करते हैं कि वो चाहते हैं कि उसको मनाया जाए, ठीक है, कोई अगर मनाने पे आ जाएगा ना तो वो मान भी जाएगा। तो अब एक तुम्हारा दोस्त बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरे पास ना काम है, मेरा मूड ही नहीं कर रहा मूवी वो पार्टी में जाने का, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई चलना है यार, भाई चल दे भाई, भाई चल दे। अब क्या 8-10 लोग बोल रहे हैं, तो वो बोलता है चलो ठीक है यार, अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं चल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो इनर्शिया था, उसका टेंडेंसी था मूवी में नहीं जाने का, पार्टी में नहीं जाने का, वो थोड़ा कम था, ठीक है। तो अब 8-10 लोगों ने फोर्स करा, उसको प्रेशराइज करा, तो वो मान गया कि चलो ठीक है तुम्हारे लिए चल रहा हूँ बस मैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन एक है तुम्हारा दोस्त भाई जिसका एकदम दृढ़ निश्चय वाला दोस्त है, ठीक है, उसने बोल लिया कि पार्टी मैं तो नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा भी नहीं पार्टी में। अब क्या है कि तुम मनाने पे उसको लगे हो, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ नहीं 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 निकल रहा है, ठीक है। अब तुमने बोला कि भाई चल दे यार, तेरे बिना फिर हमें मजा नहीं आएगा। वो बोला कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब 8-10 लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे भाई चलना, मजा आएगा पार्टी में, ठीक है। वो अपने पुराने वाले दोस्त लोग भी आएंगे, वो पर एकदम दृढ़ निश्चय बोल रहा है मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो उसका क्या है कि उसका इनर्शिया एकदम सेट है, ठीक है, वो उसने बोल दिया नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, ठीक है। आया समझ में? तो अब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, इसलिए कहा जाता है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। कार का मास कम था तो उसका इनर्शिया कम था, हल्का धक्का लगाया चल मोशन में आ गई। ट्रेन का मास बहुत ज्यादा था तो ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज्यादा था, कितना भी फोर्स लगा लो हिलने को राजी नहीं है ट्रेन, ठीक है। आया समझ? चलें अब जरा समझते हुए चलना, दैट इज अलग थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग, अलग थिंग, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब मैं तुमको जो बता रहा था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन क्या है कि एम से करेंगे रिप्रेजेंट, मतलब आई से करेंगे रिप्रेजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से करेंगे रिप्रेजेंट, और मैं बता चुका हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, मास को रिप्लेस करता है। आई से करेंगे इसको अपन रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मास को ये रिप्लेस करने वाले, मास को रिप्लेस करेगा। तो वी हैव स्टडीड इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, दैट इज, इनर्शिया क्या होता है लीनियर मोशन का? दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, that is the inability of a body to change by itself its state of rest, to change by itself its state of rest or its state of uniform linear motion। इस inability को कहा जाता है inertia, ठीक है। An external force is always required to change the state of rest or the state of uniform linear motion। आपको force apply करना पड़ेगा to change the state of rest या change the state of linear motion, ठीक है। This force varies directly as the mass of the body। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अगर बॉडी का मास कम होगा तो कम फोर्स अप्लाई करोगे तो भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हेंस मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। क्या कह दिया है यहाँ पे? हेंस मास ऑफ द बॉडी, hence mass of the body is the measure of inertia of the body in the linear motion। क्लियरली पूरी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सिमिलरली अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, कैन नॉट स्टार्ट रोटेटिंग। अब बात चल रही है अबाउट रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा मसला है ना, यहाँ पे जो पूरा स्टेटमेंट देके रखा है, दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो पूरा मसला है, दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन, दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है? अ बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑन इट्स ओन। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो अपने आप से उसका रोटेशन शुरू नहीं हो जाता भाई साहब, ठीक है। और वहीं कोई बॉडी अगर पहले से रोटेट कर रही है तो अपने आप से वो रुक नहीं जाएगी। जैसे लीनियर मोशन में किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए या रोटेट करती हुई बॉडी को रोकने के लिए आपको एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट ऑफ गिवन एक्सिस कैन नॉट स्टॉप ऑन इट्स ओन। खुद से तो रुक नहीं जाएगी, खुद से तो रुक नहीं जाएगी, ठीक है। तो देयर इज अ इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन एज वेल। रोटेशनल मोशन का भी इनर्शिया होता है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? ठीक है, पक्की बात है। जैसे लीनियर मोशन का इनर्शिया होता है कि अपने आप कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी, उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन का भी इनर्शिया होता है कि एक रोटेट करती हुई बॉडी अपने आप से नहीं रुक जाएगी, ठीक है। आगे पूरी बात समझ, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
चले भाई, सही है, पक्का, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, तो जैसे इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन होता है वैसे इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन नामक चीज भी होती है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया। ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजर करती है इनर्शिया किसका, रोटेशनल मोशन का, उसे कहा जाता है रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, या तो बोल दीजिए रोटेशनल इनर्शिया या तो बोल दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या होता है 10, अब मेरी बात सुनना, रोटेशनल इनर्शिया एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि लीनियर मोशन में मास करता था। तो क्या लिखा हुआ है, दस रोटेशनल इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द मास प्लेज इन द लीनियर मोशन। जो कार्यक्रम, जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मास निभा रहा होता है इन लीनियर मोशन, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही कार्यक्रम कौन निभा रहा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निभा रहा होता है इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल, अब भाई ये इंटरेस्टिंग चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। अब जो ये एनालॉग की बात आ रही है ना, तो यहां से एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो कि मैं तुमको बताने वाला हूं। भाई साहब, लीनियर मोशन की कुछ कुछ चीजें और उसी के काउंटर पार्ट पे रोटेशनल मोशन की कुछ कुछ शानदार चीजें। ठीक है भाई, जरा गौर करते हुए चलना, एक लीनियर का टर्म आएगा और एक आएगा उसके बाद में फिर तुम्हारे पास में रोटेशनल का टर्म। ठीक है, एक लीनियर टर्म आएगा फिर आएगा एक रोटेशनल टर्म। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, रोटेशनल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वाली ओमेगा नॉट। ठीक है, और लीनियर में होता है फाइनल वेलोसिटी, यहां पर होता है ओमेगा के बराबर। तो लीनियर में होता है एक्सेलरेशन, यहां पर इसका काउंटर पार्ट होता है अल्फा। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पर काउंटर पार्ट होता है थीटा। ठीक है, लीनियर में फोर्स होता है, यहां पर काउंटर पार्ट होता है टॉर्क। लीनियर में लीनियर मोमेंटम होता है, यहां पे काउंटर पार्ट होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो यही वाले फॉर्मूले अपन यूज कर देते हैं। जैसे मान ले, अगर मैं एक सिंपल सी बात ऐसे करूं, मैंने अभी जस्ट बताया था कि पावर का फॉर्मूला लीनियर में क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कौन है, टॉर्क है। वेलोसिटी का कौन है, ओमेगा है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा लीनियर वाला और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। समझ में आ गई मेरी पूरी बात? अब सबसे खूबसूरत बात जो होती है ना, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग तरीके से इसको नोट कर लेना। लीनियर में जो कार्यक्रम मास करता है वही रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चलें। ठीक है, ये जो टर्म्स है अपने पास, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चलें। बहुत जबरदस्त तरह से ये चीजें काम आने वाली हैं बेटा। ठीक है, बहुत ही शानदार जानदार तरह से ये सारी की सारी चीजें जो है वो काम आने वाली हैं। यस सर, बात तो एकदम सटीक है। आगे देखते हैं, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैं इसका पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपको कोई ना ऐसा ना लगे कि सर डेरिवेशन आपने करवाया नहीं। डेरिवेशन से क्या है, चीजें क्लियर होती हैं। हर डेरिवेशन ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन वो डेरिवेशन मैं बिल्कुल करवा दूंगा जिसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, जरा गौर करें, जैसे मान लीजिए एक रोटेशन करती हुई एक रिजिड बॉडी हमारे सामने प्रस्तुत है, एक रोटेट करती हुई एक रिजिड बॉडी हमारे सामने प्रस्तुत है, और ये है इसका रोटेशन एक्सिस। ठीक है, ये है सर इसका रोटेशन एक्सिस। बिल्कुल सर, बखूबी, बहुत बढ़िया, उम्दा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है इसका, क्या कहते हैं इसको, रोटेशन एक्सिस। अब इसके अंदर होंगे बहुत सारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला करके बना होगा ये, तो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के बना होगा। तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ये समझना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये समझना आपके लिए आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा होता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, एक पार्टिकल है जिसका मास है mn। चलेगा आप लोग को? अब इसकी दूरियां जरा मेजर करते हुए चलना। भाई साहब, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, r1 है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, r2 है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, rn है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। तो ये r1 है, ये r2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, rn है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे हमने इस बॉडी को घुमाया, जैसे हमने इस बॉडी को घुमाया, ठीक है, तो हर एक पार्टिकल जो है ना वो सेम एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी रहेगी सबकी। तो इस बात का जरा खास ख्याल रखें कि ओमेगा सबका सेम रहने वाला है।
ओमेगा सबका सेम रहने वाला है, दैट इज 2 पाई ओवर टी, ठीक है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग रहेगी, क्यों? क्योंकि यार लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब पहले वाले की निकालेंगे डिस्टेंस पहले वाले का, जब दूसरे वाले की निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या है दूसरे वाले का, जब nth वाले की लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, nth वाले पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो v1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास कितना है सर, m2, उसके बाद मास और उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर, तो v होता है सर r ओमेगा के बराबर। तो r2 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते हाफ मास ऑफ nth पार्टिकल मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात बैठ गई सही से? यस सर, बिल्कुल बैठ गई है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास में क्या हो जाएगा, जरा गौर करते हुए चलना। ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को ऐसे खोपचे में रख लो बाहर, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बचेगा सर, m1 r1 का स्क्वायर बचेगा, सर m2 r2 का स्क्वायर बचेगा। अब टिल करते रहना तो बचेगा mn और यहाँ बचेगा rn का स्क्वायर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है? यस सर, बिल्कुल हो चुका है क्लियर, ठीक है। तो देयरफॉर ना आप इसको ऐसे कह सकते हो, k इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब जरा प्लीज फोकस करिएगा, यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर ये चल रहा है टिल mn rn का स्क्वायर। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा सर, समेशन चलेगा। क्या चलेगा, समेशन। तो एम आई आर आई का स्क्वायर, जहां पे i वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ठीक है। जहां पे i वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ठीक है। अब जरा गौर करना, काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैसे फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू ये पूरी जगह मास की है इंटू वेलोसिटी की स्क्वायर। क्या बताया मैंने, जो ब्रैकेट में लिखा है ना वो जगह पूरी किसकी खा रहा है, मास की खा रहा है। और मास की जगह पे मास का जो रोटेशनल एनालॉग होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या बन जाएगा सर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्या खूबसूरत बात है, क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मास पहले वाले का मास पहले वाले की दूरी का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का मास दूसरे वाले की दूरी का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं है। तो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल मान ले कि मेरे पास ना एक पार्टिकल है, इसका मास है m के बराबर और ये घूम रहा है एक, मान लेते हैं सर्कुलर पाथ में ऐसे करके, ठीक है। ये पार्टिकल घूम रहा है। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ए बी के अबाउट। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है किसका है सर, पार्टिकल का निकलता है। और किस एक्सिस किसके अबाउट निकलता है सर, किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है। तो क्या हो जाएगा m इंटू आर का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा एकदम सुप्रीम तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें, ओके, डन 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 डन। अब आ जाओ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। किसके ऊपर? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां से निकलते हैं जरा गौर करते हुए चलना, ठीक है। आ जाओ भाई, क्या बोला जा रहा है इस पे जरा देखना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। अरे भाई वही तो करा था। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो भाई पहले वाले का मास और पहले वाले की दूरी का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का मास और दूसरे वाले की दूरी का स्क्वायर। अब टिल ऐसे कितने पार्टिकल्स है सर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो nth वाले का मास और nth वाले की दूरी का स्क्वायर, बात ही खत्म हो जाएगी। ऐसे निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई मुझे इतना बताओ कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर था, तो किलोग्राम इंटू क्या हो जाएगा सर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे पूरी बात समझ? यस सर, आगे पूरी बात समझ। अब जरा गौर कर, moment of inertia of a body about a given axis is equal to twice the kinetic energy of rotation of the body rotating with unit angular velocity about the given axis। अब सर इसका मतलब क्या हो जाता है, तो जरा गौर फरमाइएगा। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला अपने पास में क्या हो चुका है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सटीक बात है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इतनी शानदार सी बात है। अब जरा गौर करते हुए चलना, अगर मैं बोल देता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी 1 के बराबर है, ठीक है, तो देयरफॉर काइनेटिक
एनर्जी इज इक्वल्स टू I/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई ये वाली बात समझ में, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ट्वाइस ऑफ के बराबर हो जाएगा। इतनी आरामदायक बात थी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने 1 मान करके रखी हुई है, तब जाकर के ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगा अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलेंगे। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर, हो चुका है। बढ़िया, एक तरफा जानदार शानदार। अब यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या आ चुका है सर? m इंटू आर का स्क्वायर। तो m की जगह पे आप kg कर दीजिएगा और r का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? मीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगी अपने पास में यूनिट। ठीक है, और उसके बाद जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो वो तो और भी आरामदायक चीज है बेटा। जब आप लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा तो वो तो और भी आरामदायक चीज है। किलोग्राम का मतलब मास है और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर है। बात ही खत्म हो गई, m इंटू एल का स्क्वायर टी की पावर 0। बस इतना सिंपल सा फंडा था। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ओके सर, अब आते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड द बॉडी शैल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि उसके एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से आता था। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉइंट है और उस पॉइंट को अपन ने सिचुएटेड कर दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ k, जहां पर ये जो k है ना, दिस k इटसेल्फ इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो अब आप इस बॉडी का मोमेंट अच्छा यहां पर इस पूरी बॉडी का जो मास है, बॉडी का जो पूरा मास है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालते हैं इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो ये एग्जैक्टली वही आएगा जो कि इसका पूरा एक्चुअल मास के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आता है। देयरफॉर दिस k इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस k इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसको ना रूट मीन स्क्वायर भी कहते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहा जाता है। बिकॉज देखिए उल्टे में जरा चेक करना, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों कहते हैं? आप सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मीन कैसे निकाल रहे हो भाई? अगर आपको मीन निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है टोटल नंबर से। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सर? यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो सबका आपने स्क्वायर कर दिया, फिर आपने इसका मीन निकाल लिया और फिर आपने रूट लगा दिया। तो देयरफॉर ये बन जाता है RMS। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS का मतलब क्या होता है सर? रूट मीन स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? The radius of gyration of a body about a given axis। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, पॉइंट P का, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट P का फ्रॉम द एक्सिस, वहां पे जहां पे अगर पूरी बॉडी का पूरा मास अगर कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाए तो बॉडी का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बॉडी के पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से आ जाता है। और इस डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं k से, और k का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। इतनी आरामदायक बात है, क्या आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी बताओ, इतनी आरामदायक बात है, क्या आप लोग को समझ में आ रही है? यस सर, समझ में तो आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर। मैंने कहा था भाई साहब, मैंने यहां पर भी कहा था, जो k अपन निकाल रहे थे ना, वो k अपन ने कैसे निकाला था? फॉर्मूला वाइज अगर चेक करोगे ना तो ये ऐसा था, पहले वाले की दूरी का स्क्वायर, दूसरे वाले पार्टिकल की दूरी का स्क्वायर, अब टिल nth वाले पार्टिकल की दूरी का स्क्वायर। आप इसका मीन ले लेंगे तो अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर? n के बराबर आ जाएगा। तो वही तो यहाँ पे कहा गया है कि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k है ना किसी बॉडी का, अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इतनी आरामदायक बात होती है। क्या ये फंडा समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद
अलग सा स्पेशल पॉइंट कि जो वैल्यू होती है रेडियस ऑफ गायरेशन की वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर, ठीक है। R1 की दूरी कितनी ज्यादा है, R3 की वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो उससे आपका शेप डिफाइन हो गया ना। अगर डिस्टेंसेस ज्यादा है इसका मतलब बॉडी बड़ी है, ठीक है। तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है शेप एंड साइज पे एंड पोजिशन एंड कन्फिगरेशन ऑफ द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। उसके बाद मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अलग आएगा के, ठीक है। अगर डिफरेंट तरह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो के की वैल्यू अलग आ जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। मेरे ख्याल में आप लोगों को यहां तक का फंडा समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलें अब आते हैं हम टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। कहां पे आ चुके हैं सर अपन? अब आ चुके हैं टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। यहां पे आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ रही है? सब पूरी बात समझ में आ रही है? अब जरा गौर करो क्या होता है। जब मैं टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क निकलेगा पहले वाले का, फिर टॉर्क निकलेगा दूसरे वाले का। ऐसे करते 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 अपन टॉर्क निकाल लेंगे nth वाले पार्टिकल का। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अब जब टाउ निकालना है तो R1 इंटू F1, R2 इंटू F2, ऐसे करते 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 Rn इंटू Fn तक कहानी पहुंच जाएगी। सर बढ़िया है, ठीक है। तो R1 रखो और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो मास लेंगे अपन क्या? m1, और एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? r इंटू अल्फा, ठीक है। एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? r इंटू अल्फा। तो R1 इंटू अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अल्फा का मतलब क्या होता है सर? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का मतलब क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इस बात पे भी खास ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यार, सबका एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, सबका एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। तो देयरफॉर सब लोग सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो सबका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना वो भी सेम ही होगा, ठीक है। बिकॉज सबका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम तरह का ही है। ये रिजिड बॉडी है ना भाई साहब, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m1 का है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m2 का भी है, mn का भी है। तो सबका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा? R2, फिर F को अपन खोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन में, और A क्या हो जाएगा? R इंटू अल्फा, ठीक है। तो R2 इंटू अल्फा और प्लस करते करते Rn को रख देना। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन क्या होता है? R इंटू अल्फा। तो Rn इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो टाउ इज इक्वल्स टू, अब जब इसको अपन सही से खोलेंगे ना तो अपने पास क्या हो जाएगा? m1 R1 का स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? m2 R2 का स्क्वायर अल्फा। फिर अपने पास में यहां पे क्या हो जाएगा? mn Rn का स्क्वायर अल्फा। अब एक काम करते हैं, अपन अल्फा यहां से कॉमन निकाल लें। जैसे अपन यहां से अल्फा कॉमन निकालेंगे, अल्फा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? m1 R1 का स्क्वायर, m2 R2 का स्क्वायर, अप टिल करते 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 mn Rn का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा बाहर क्या? अल्फा। अब जरा गौर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात तुमको बता रहा हूं। ये मैं सिखा चुका था कि m1 R1 का स्क्वायर, m2 R2 का स्क्वायर, अप टिल mn Rn का स्क्वायर, इसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जरा गौर करना, समेशन किससे करेंगे? इससे करते हैं। यहां पे चलेगा समेशन mi Ri के स्क्वायर का, जहां पे i वेरी करता है 1 से लेकर के n तक, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन अल्फा से, बात ही खत्म हो जाती है। ये अपने पास क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। ये अपने पास में क्या आ जाएगा सर? टॉर्क आ जाएगा। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब? ये जो लिखा है ना, समेशन ऑफ mi Ri का स्क्वायर, इसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। बस बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आना लाजमी था, बिकॉज फोर्स क्या आता है? लीनियर मोशन की जरा बात करो, लीनियर मोशन की जरा बात करो। तो लीनियर मोशन, अरे जाओ रे, लीनियर मोशन की जरा बात करना। तो लीनियर मोशन में जो फोर्स होता है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अल्फा। F इज इक्वल टू ma और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अल्फा। बस शुरू होते ही बात खत्म हो जाएगी, बस शुरू होते ही बात खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। चलें निपटाया जाए इसको। अब
अब आते हैं इसके अगले वाले बहुत ही शानदार कार्यक्रम के ऊपर। 3 सिंपल रिलेशंस बिटवीन रोटेशनल काइनेमेटिक वेरिएबल्स आर। भाई ये अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, भाई ये अपने पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था तो बस रेप्लिका टर्म मार दिया, उसके बाद s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर था, रेप्लिका टर्म मार दिया, और 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, रेप्लिका टर्म मार दिया। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, इसका डेरिवेशन अति महत्वपूर्ण कैटेगरी में आता है। ठीक है, डेरिवेशन अति महत्वपूर्ण कैटेगरी में आता है। भाई सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी टी। तो अब जैसे अपन करेंगे इसको इंटीग्रेट, जैसे अपन करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो कहानी में क्या आ जाएगा भाई साहब, जरा गौर करेंगे अच्छे से। तो डी ओमेगा का चलेगा इंटीग्रेशन, अल्फा बाहर हो जाएगा, चलेगा dt का इंटीग्रेशन। भाई जरा लिमिट्स पुट करते हुए चलना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी किसके बराबर हो गई सर, ओमेगा के बराबर हो चुकी है। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होने वाला है इसके साथ। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा नॉट और ओमेगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। भाई आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आ गई तुम्हारे पास में सर फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन। ठीक है, बढ़िया है सर, ठीक है, चलें सेपरेशन देते हैं, शुरुआत करते हैं अब दूसरे वाले पे। ठीक है सर, दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। सब लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है सर वो वेलोसिटी होता है, बात सही है, यस सर बात बिल्कुल सही है। तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी आ जाएगा। तो डी थीटा इज इक्वल टू वी क्या होता है, यू प्लस ए टी, और ये आ जाएगा u प्लस ए टी, बगल में आ जाएगा dt। ठीक है, तो d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट डी टी प्लस ओमेगा नॉट डी टी प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम किया जाए भाई साहब, इसको किया जाए इंटीग्रेट। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो कहानी कहाँ तक पहुंच जाएगी, जरा गौर फरमाना। डी थीटा का इंटीग्रेशन, ओमेगा नॉट बाहर हो जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन प्लस अल्फा बाहर हो जाएगा, और t टाइम्स डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो भाई साहब क्या होता है, यहाँ पे अपन लिमिट्स लगाने वाले हैं। ठीक है, टाइम की लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t, टाइम की लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है t, टाइम की लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है थीटा। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ये सही वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन विल गिव यू थीटा ओनली, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, उसके बाद ओमेगा नॉट और डी टी का इंटीग्रेशन विल गिव यू t ओनली, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, प्लस अल्फा t का इंटीग्रेशन विल गिव यू t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, t का इंटीग्रेशन विल गिव यू t स्क्वायर बाई 2। अब एक काम करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, तो ओमेगा नॉट t बचेगा प्लस हाफ अल्फा और t का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनता है, तो सर बन गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा भी सुप्रीमली क्लियर रहा होगा। ठीक है, निपटा दे इसको भाई, चलें क्या इसको निपटा दिया जाए क्या, यस सर निपटा दिया जाए निपट गया। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके थर्ड वाले इक्वेशन के ऊपर। सर थर्ड वाले इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन होता है सर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, जरा गौर करना अच्छे से, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे भाई, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। अब बस एक काम कर लेना डी थीटा का मल्टीप्लीकेशन और डी थीटा का डिवीजन कर लेना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ऑन दी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इससे देख क्या बनने वाला है, अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे कर लूँ क्या, डी थीटा बाई डी टी, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इससे होता क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन इज लीनियर वेलोसिटी, उसी तरीके पे चलते हुए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी।
वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सर एंगुलर वेलोसिटी और ये हो जाएगा सर डी ओमेगा बाई डी थीटा। इसको यहाँ पे चिपका दो तो अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अब अपन करते हैं इसको इंटीग्रेट, अब करते हैं अपन इसको इंटीग्रेट, तो यहां पर भी चलेगा इंटीग्रेशन, यहां पर भी चलेगा इंटीग्रेशन। तो भाई साहब देखो लिमिट्स क्या लगने वाली हैं, इनिशियल ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा, इनिशियल 0 और फाइनल क्या हो जाएगा थीटा के बराबर। ठीक है, अल्फा को रख लेना बाहर, अल्फा को रख लेना बाहर और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा का क्या होता है इंटीग्रेशन, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ओमेगा का क्या होता है इंटीग्रेशन, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट क्या होता है ओमेगा नॉट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा ओमेगा। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड बस, यहां पे क्या होने वाला है भाई जरा ध्यान देना, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाली चीज भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको समझ में आ रही होगी, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो क्या कर लिया अपन ने, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर कर लिया अपन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, फिर कर लिया अपन ने 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतनी शानदार सी बात थी, पूरा कैलकुलस के हिसाब से डेरिवेशन करवा दिया गया है। बताएं क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, पूरा कैलकुलस के हिसाब से तीनों के तीनों इक्वेशन जो हैं वो डिराइव कर दिए गए हैं। निकले कहां से ये इक्वेशन? सर ये इक्वेशन निकलते तो हैं लीनियर मोशन के हिसाब से ही। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, उसका रेप्लिका, इसका रेप्लिका, इसका रेप्लिका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। चलें फिर, हो गया यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, ऐसे यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब जरा गौर करें, यहाँ पे आता है टाउ, मतलब टॉर्क का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं बेटा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा है तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ज़्यादा चेंज आएगा लीनियर मोमेंटम में, कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम चेंज आएगा लीनियर मोमेंटम में। उसी हिसाब से अब टॉर्क का बनता है रिलेशन कि टॉर्क जो है माफ कीजिए, वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां तक का फंडा क्लियर हो चुका है? यस सर, यहां तक का फंडा क्लियर हो चुका है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा डी एल बाई डी टी। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब जैसे मान ले, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि किसी बॉडी के ऊपर अगर मेरा नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और यहीं से उठ करके आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर किसी भी सिस्टम पर टॉर्क अप्लाई नहीं करा गया है, अगर किसी भी सिस्टम पर टॉर्क अप्लाई नहीं करा गया है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। जल्दी इसका रिलेशन जो था ना वो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस सर, क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर, डन। अब उसके बाद फिर अपन आते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के ऊपर। अच्छा, यहां पर ना एंगुलर मोमेंटम को लेकर के एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालें, हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालें तो वो फॉर्मूला आ जाता है मास इनटू वेलोसिटी बनके। अब उसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, उसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो एल से करेंगे पहली बात तो उसको रिप्रेजेंट, उसके बाद मास को रिप्लेस कौन कर देगा सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस कर देगा और एंगुलर वेलोसिटी रिप्लेस कर देगा लीनियर वेलोसिटी को। तो ये वाले का पूरा जो एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। चलो, इसका तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं अपन थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस के ऊपर। ठीक है भाई, अगर मुझे किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है, क्या बोला मैंने, अगर मुझे किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है और मुझे किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है तो वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना है। ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कोई सी भी रैंडम बॉडी ले लो, ये ले लो, मेरे पास मान लो एक रैंडम सी बॉडी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि ऐसे इस प्लेन में रखी हुई है। अब क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, अरे रे, इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो मान लेते हैं कि अपन इस वाले पॉइंट पे आ रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब यहां से अपन एक एक्सिस को पास करवाएंगे,
यहां से हमने एक एक्सिस को ऐसे पास करवा दिया, बोलो हाँ कि ना? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। यहां से पास करवा दिया हमने एक एक्सिस को, और इस एक्सिस का नाम अपन रख देते हैं एज द ए बी एक्सिस, ठीक है। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट, ये ले लिया अपन ने एक एक्सिस, ठीक है। अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो इसको अपन बोल देंगे चलो पी क्यू एक्सिस, ठीक है। तो होता ये है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे सबसे खास बात क्या है कि पूरी बॉडी का जो मास है ना वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बोले हाँ कि ना, ठीक है। अब होता क्या है कि इन दोनों की जो आपसी दूरियां हैं, इन दोनों की जो आपसी दूरियां हैं, इन दोनों पैरेलल एक्सिस की जो आपसी दूरियां हैं, क्या उसको अपन h बोल सकते हैं? यस सर, इन दोनों की जो आपसी दूरियां हैं इसको अपन क्या बोल देंगे सर? इसको अपन h बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोल दिया? इसको अपन ने h बोल दिया है। अब देख क्या होता है, ये अपने पास यहाँ पे लग जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे ये अपन क्या लगा रहे हैं सर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बिकॉज जिन दो एक्सिस की मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये दोनों एक्सिस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। हालांकि दोनों एक्सिस बॉडी के तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन नाम जो पड़ा है पैरेलल एक्सिस, वो पड़ा है दोनों एक्सिस के खुद के ओरिएंटेशन के ऊपर। ये जो दोनों एक्सिस हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल ना, इसलिए नाम क्या पड़ गया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब जरा गौर फरमाना, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना अबाउट दिस एक्सिस, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी रैंडम एक्सिस, मतलब पी क्यू एक्सिस, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है कि आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे अबाउट द ए बी एक्सिस, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, प्लस हो जाता है मास, टोटल मास ऑफ द एंटायर बॉडी, एंटायर सिस्टम, इनटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरियां क्या थी, जो भी दूरियां थी उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। दोनों एक्सिस के बीच की जो भी दूरियां थी आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बहुत ही शानदार सा रिलेशन। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करना, वही तो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। भाई ये वाला जो KL था ना, ये कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। यहां पर मैंने AB को पास करवा दिया सेंटर से, कोई मसला है क्या? नहीं सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्लस कर दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास and the square of perpendicular distance between the two parallel axes, तो ये अपने पास में बन जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बेसिकली इक्वेशन, ठीक है। और यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो AB एक्सिस है वो दरअसल एक रैंडम एक्सिस है, याद रखना, ये रैंडम एक्सिस है, ये रैंडम पॉइंट से पास करिए। इस रैंडम एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। और ये जो KL वाली एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस व्हिच पासेस वाया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। यहां तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा हमारे दिमाग में सुप्रीमली क्लियर है। क्या बात, एक तरफा शानदार, मजा आ रहा है? यस सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब अपन आते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना भाई, जैसा पैरेलल था ना वैसे ही परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है भाई, जरा गौर करते हुए चलो। जैसे मान लिया जाए ये अपने पास में, मान लिया अपन ने ऐसे 3 एक्सिस, x मान ली, y मान ली और z मान ली, ठीक है। अब जैसे मान ले कि बॉडी जो है ना वो ऐसे XY वाले प्लेन में लाई कर रही है, बॉडी मान लेते हैं कहां पे लाई कर रही है, बॉडी हमने मान लिया है कि XY वाले प्लेन में लाई कर रही है, तो बॉडी के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है सर वो z एक्सिस निकल रहा है बॉडी को एकदम छेदते हुए, ठीक है। ये -z है, ये +z है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर अब जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, तो पहली बात समझना, कहां पे निकालोगे सर? Z पे निकालेंगे, ठीक है।
और बॉडी कौन से प्लेन में लाई कर रही है सर, बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट किसके बराबर हो जाएगा, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट और इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट, ठीक है। तो भैया एक परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब बॉडी के परपेंडिकुलर तो कौन जा रहा है सर, जेड जा रहा है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि बॉडी के परपेंडिकुलर तो कौन जा रहा है सर, जेड जा रहा है। कौन जा रहा है सर, जेड जा रहा है। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अबाउट का। ध्यान रखें कि बॉडी लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो बॉडी जो है, बॉडी इज इन द एक्स वाई प्लेन, बॉडी जो है वो कौन से प्लेन में है सर, बॉडी इज इन द एक्स वाई प्लेन। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखें, According to theorem of parallel axis, perpendicular axis, the moment of inertia of a plane lamina, ठीक है, that is a two dimensional body। अरे भाई प्लेन लैमिना का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। अबाउट एनी एक्सिस OZ, ठीक है, OZ जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। भाई साहब एक्स और वाई के अबाउट का एडिशन कर दीजिएगा, इतनी सी बात है। अब एक और केस देख लेना, ये तो अपना पूरा फंडा क्लियर हो चुका था पैरेलल वाला। अब एक और चीज देख ले, जैसे मान ले कि अरे जैसे मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि ये एक्स वाई और ये जेड बन गया। अब मान ले बॉडी जो है ना वो इस वाले प्लेन में लाई कर रही है, मान लेते हैं बॉडी जो है ना वो सर इस वाले प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। तो भाई साहब ये x हो चुका है, ये y हो चुका है, ये z हो चुका है। तो बॉडी इस दफा लाई कर रही है yz प्लेन के अंदर। तो भाई जब यहाँ पे yz प्लेन में है तो इसका परपेंडिकुलर कौन जाएगा सर, इसका परपेंडिकुलर x जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कौन जाएगा सर, इसका परपेंडिकुलर x जाएगा। तो इसके अबाउट जब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो जाएगा आई वाई प्लस आई जेड, ठीक है। क्या आप लोगों को ये वाली बात शानदार तरह से समझ में आ गई है? एक दफा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई ये वाली? यस सर, ये वाली बात उम्दा तरह से समझ में आ चुकी है कि अगर इस दफ़ा बॉडी जो है वो कौन से प्लेन में लाई कर रही है सर, इस बार बॉडी जो है ना वो लाई कर रही है YZ प्लेन में, बॉडी लाई कर रही है YZ वाले प्लेन में। तो परपेंडिकुलर कौन जाएगा इसका, परपेंडिकुलर जाएगा इसका x, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कहाँ लिखेंगे, x के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू जो बाकी बची हुई दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लिख दीजिएगा। और मान लीजिए अगला वाला और अंतिम वाला केस इसी का, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। अगर मान ले ये अपने पास x एक्सिस है, ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास z एक्सिस है, x y z, ठीक है। अब बॉडी जो है ना इस दफा कहाँ पे लाई करी है सर, बॉडी तो लाई करने लगी है अपने पास z और x वाले प्लेन में। मान ले बॉडी ऐसे पसरी हुई है बॉडी ऐसे, ठीक है। कौन से वाले प्लेन में सर, ये बॉडी इस दफा है सर x और z वाले प्लेन में, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर जाएगा सर वो कौन जाएगा, नाउ द परपेंडिकुलर विल बी द y एक्सिस, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर होगा सर वो हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। और ऐसे चीरते हुए फाड़ते हुए निकल जाएगा। अब देख क्या होता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे सर, इस दफा अपन निकालेंगे y पर, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेशन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया x का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया z का, इन दोनों का क्या हो जाएगा, समेशन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। यस सर, क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ओके सर, अब उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है कि आई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी बॉडी का बट अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। आई वाई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी बॉडी का बट अबाउट द वाई एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी बॉडी का बट अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर बॉडी यहाँ पे लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है जेड पे, ठीक है। यहाँ जरा गौर करें अच्छे से, अगर बॉडी लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा जेड पे। तो ऐसे कुछ इस तरह ऐसे आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जेड के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कर दीजिएगा वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं चाहूंगा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप भाई। स्लाइड्स पे लिखा हुआ हर एक बुलेट पॉइंट
अति महत्वपूर्ण कैटेगरी का है, किसी भी कंडीशन में उसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, पक्का? यस सर, ये वाला फंडा क्लियर है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग के ऊपर। ठीक है, एक पतली सी थिन सर्कुलर रिंग है। अब आपको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करा गया इसके साथ, देखें भाई, ये अपने पास रिंग था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बस एक फॉर्मूला याद कर लिया कि सर ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो भी कहां पर है, किस एक्सिस के अबाउट है, ये बड़ा मैटर करेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं जो एक्सिस जो है ना वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। पहली बात तो ये, ठीक है, जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं वो एक्सिस जो है, जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं वो एक्सिस जो है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। पहली चीज तो ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेंटर से पास कर रही है, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी। ठीक है, तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, फर्स्ट थिंग डन, और दूसरा सेंटर से पास कर रही है, सेकंड वाली चीज भी डन हो चुकी है। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या करेंगे अपन, एक हल्का सा अपन एलिमेंट लिया है, वहां पे दिख रहा है आपको, जैसा दिख तो रहा है, इसकी लेंथ जो है वो dx के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सटीक बात है कि अपन ने छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ है dx के बराबर। तो यहाँ पे ना पहले अपन निकाल लेते हैं व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो भैया अपन एक बात समझें इस पूरी चीज में, टोटल मास कितना है सर, इसका टोटल मास है m के बराबर, पर यूनिट लेंथ निकालना है तो सर्कमफ्रेंस पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास मास पर यूनिट लेंथ। नाउ अब जिस छोटे से एलिमेंट का अपन मास निकालना चाह रहे हैं वो समझना, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वो जो छोटा सा एलिमेंट है ना उसका मास क्या हो जाएगा, तो उसका मास ऐसे निकलता है, पहले अपन निकाल लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जो छोटा सा एलिमेंट है पहले अपन इसका मास निकालेंगे, तो क्या निकाल देंगे, पहले अपन निकाल देंगे मास पर यूनिट लेंथ, उसके बाद फिर उसको अपन उस लेंथ से मतलब dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में मास पर यूनिट लेंथ, और फिर इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई क्या मेरी बात समझ में? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। ये है छोटे से एलिमेंट का मास। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से क्या मिलने वाला है अपने को, यहां से मिलने वाला है स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल मास एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल मास एलिमेंट, छोटे से मास के एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, इसको अपन डी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है सर, m इंटू आर का स्क्वायर। क्या होता है, m इंटू आर का स्क्वायर। तो व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो m अपॉन 2 पाई r, और उस एलिमेंट का टोटल मास निकालना है तो उसको अपन कर देंगे dx से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको तो आपको r के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो दूरी है ना फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस वो तो सर r के बराबर है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने कर दिया m इंटू आर का स्क्वायर। काटा बेटी यहां बचाओ बेटा, तो एक r से एक r कट जाएगा, तो यहां पर जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा वो क्या बचेगा, mr अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा सर, dx हो जाएगा, mr अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब मेरी बात सुनते हुए चलना अच्छे से, अब मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसको, अब अपन करने वाले हैं इसको इंटीग्रेट। तो जरा शुरुआत की जाए, इसको अपन करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इसको अपन करेंगे इंटीग्रेट, वो भी बोथ साइड्स। तो जैसे ही शुरू होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो डी का इंटीग्रेशन आई के बराबर हो जाएगा सर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr अपॉन 2 पाई हो जाएगा। उसके बाद dx का जो इंटीग्रेशन है सर वो तो वैसे x के बराबर होता है, लेकिन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस बोले तो 2 पाई r के बराबर। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आने वाला है वो क्या हो जाएगा, mr अपॉन 2 पाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे अपन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 2 पाई r बचेगा। सॉल्व आउट करने पे समझ में आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एम आर का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा पूरा क्लियर होगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो क्या करा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग थी, एक रिंग थी, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, तो आ चुका था m इंटू आर का स्क्वायर। क्या आ चुका है सर, m इंटू आर का स्क्वायर। इस बात को खास तौर से ध्यान में रखना, मैं डायग्राम आपके लिए यहाँ एक बार प्रिपेयर करके मतलब बनाया, तो ये रिंग है, डिस्क नहीं है, रिंग है। मसला वही है कि डिस्क पे नहीं निकालना है, रिंग पे निकालना है। ठीक है, सेंटर से खींच दो भाई साहब, तान दो। ये अपने पास क्या एक्सेस है,
जिस एक्सेस के अबाउट आप निकालना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपने पास में एक्सेस है, एक्सेस का नाम रख दो ए बी के बराबर, ठीक है। और इसकी जो दूरी है ना, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है अपने पास में आर के बराबर, इसका जो रेडियस है अपने पास में वो रेडियस है आर के बराबर, ठीक है। चलेगा आप लोग को? इसका जो रेडियस है सर, वो रेडियस है अपने पास में किसके बराबर? आर के बराबर, ठीक है। चलें देखिए भाई साहब, इसका रेडियस था आर के बराबर, तो इसका रिंग का मास क्या था? एम के बराबर था। तो तब जाकर के इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो बनेगा वो बनेगा एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? इसका स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है यार, जल्द से जल्द इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लिया जाए। भाई साहब राइटिंग समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइटिंग लग रही है सही? चलें आगे बढ़ें। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर क्लियर है। चलो ये वाला फंडा क्लियर था। अब उसके बाद क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग। इस दफा क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बट अबाउट अ डायमीटर निकालना है। तो जरा गौर करना, अबाउट अ डायमीटर कैसे निकलेगा? देखो भाई, हम एक बात जानते हैं कि ये था अपने पास में रिंग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? यस सर क्लियर है। और यहां से अपन एक पास करवा देते हैं एक्सेस, ठीक है। ये अपने पास में हो चुकी है इसकी रोटेशन एक्सेस। सर यहां तक भी कोई फंडा क्लियर चल रहा है क्या? यस सर पूरा क्लियर चल रहा है, ठीक है। लेट मी कॉल दिस बाय द नेम ए बी एक्सेस, ठीक है। हम जानते हैं कि इस ए बी एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर, वो था एम आर का स्क्वायर। रिंग में एम आर का स्क्वायर आएगा और डिस्क में आ जाएगा एम आर का स्क्वायर बाई 2। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब देख क्या है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका किसी एक डायमीटर के अबाउट। कहाँ निकालना है? किसी एक डायमीटर के अबाउट। तो भाई साहब ये जो मैंने लाइन मारी है, ये अपने पास एक डायमीटर है, बोलो हाँ कि ना। और ये अगर मैंने एक लाइन मार दी है तो ये भी अपने पास में क्या है सर? कहने को तो डायमीटर सर ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भाई अगर मैं इसके अबाउट निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर। अगर मैं इसके अबाउट निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो आप इसमें दरअसल ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी लाइज इन द प्लेन ऑफ डायमीटर्स। बॉडी लाइज इन द प्लेन ऑफ डायमीटर्स। क्या आप लोग को ये वाला फंडा क्लियर हो गया? तो बॉडी लाई करती है इन द प्लेन ऑफ डायमीटर्स। तो अब यहां पर हम बहुत ही खूबसूरती के साथ अप्लाई कर देंगे एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या अप्लाई कर देंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? जरा गौर फरमाना अच्छे से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता यह है कि बॉडी जिस प्लेन में लाई करती है, ठीक है, उन दोनों एक्सिस का समेशन करना पड़ेगा। या ऐसे देख ले, बॉडी जिस प्लेन में लाई कर रही है उसके परपेंडिकुलर कौन गया सर? ए बी गया। बॉडी जिस प्लेन में लाई कर रही है उसके परपेंडिकुलर कौन गया सर? ए बी गया। तो इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल्स टू डायमीटर प्लस डायमीटर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का डायमीटर के अबाउट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का डायमीटर के अबाउट। क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट सर? एम आर का स्क्वायर था। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो देयरफॉर जब हम निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सर? एम आर का स्क्वायर ओवर 2। ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर? एम आर का स्क्वायर ओवर 2। और ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के डायमीटर के अबाउट। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है? डेरिवेशन अति इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है भाई साहब, याद रखिएगा। क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर क्लियर, ठीक है। चले आगे लेकर के चले आपको। तो ये डायमीटर वाला फंडा क्लियर हो चुका है। अगले वाले पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, एक टेंजेंट है जो कि रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है। ठीक है, दिखाया जाए आपको। इस बार एक काम करूंगा, रिंग को ना अपन ऐसा बनाते हैं। अरे अगर तुमको रिंग ऐसे दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब पता है क्या है कि जो रिंग है ना वो दरअसल इसके प्लेन में ही लाई कर रही है। कभी कभी क्या होता है, जब मैं ऐसा बनाता हूं तो ये रिंग ही है, लेकिन रिंग जो है ना वो दरअसल प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रही है, तब जाकर के ऐसा बनता है। ठीक है, आया समझ में? बुद्धि चली कुछ? तो जब मैंने ऐसा बनाया इलिप्टिकल सा, इसका मतलब क्या है कि रिंग जो है ना है तो वो रिंग ही, तो रिंग जो है ना वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब मैंने प्रॉपर सर्कल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है कि जो रिंग है ना वो इस बोर्ड के प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रही है। आया समझ कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया समझ। तो अब मैं तुम्हें टेंजेंट दिखाना चाह रहा हूं जो कि इसके प्लेन में ही लाई करेगा। तो अब जरा गौर करते हुए चलना। आया समझ?
यस सर, टेंजेंट तो ये है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, टेंजेंट जो ये है ना, इसका नाम अपन रख देंगे टी, इसका नाम रख देंगे टी डैश, ठीक है। अब क्या है, इसका अपन एक सेंटर मान लेते हैं, तो लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से जो ये एक्सेस पास करेगी ना, ये इसका हो जाएगा डायमीटर एक्सेस, बोले हाँ कि ना, ठीक है। तो इसके अबाउट ये अपने पास क्या हो चुका है सर, डायमीटर एक्सेस, तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, तो भाई ये जो दूरी है वो है सर रेडियस के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, यहाँ तक का फंडा क्लियर है, ये है अपने पास रेडियस के बराबर। अब मुझे निकालना है टेंजेंट के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपन एक काम कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा। अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता यह है कि अगर आपको किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जो कि इस बार टेंजेंट है, ठीक है। अगर आपको किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो हो जाता है एक बहुत ही स्पेशल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेशल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, जो कि इस दफा अपने पास डायमीटर एक्सिस है, आईडी प्लस क्या हो जाएगा m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास कितना है m और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट टी टी डैश इज इक्वल्स टू, भाई साहब डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आ गया था एम आर स्क्वायर बाई टू, अभी जस्ट निकाल के रखे थे, क्या आ गया था सर, एम आर का स्क्वायर बाई टू अबाउट अ डायमीटर, अबाउट अ डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहां पे निकाल के रखा था अबाउट अ डायमीटर, समझ में आ गई पूरी बात, यस सर समझ में आ गई, एम आर स्क्वायर बाई टू वॉज द आंसर, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या हो जाएगा सर, एम आर स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे तो सर आ रहा है एम आर का स्क्वायर, जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 एम आर का स्क्वायर जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 3/2 एम आर का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? तो याद रखना कि टेंजेंट जो है ना वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये जो टेंजेंट है ना इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इस बात पे पूरा फोकस करते हुए चलेगा कि जो टेंजेंट है ना वो टेंजेंट इस दफा रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है, टेंजेंट इस दफा रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है। क्या आपके दिमाग में पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, दिमाग में पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें अगले वाले पे आपको लेके बढ़े। अगला वाला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट अ टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। मतलब एक टेंजेंट है लेकिन जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। एग्जांपल के तौर पे वापस देख लो, जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है। अगर मैंने एक टेंजेंट को ऐसे मार दिया, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है ना ये इस रिंग के प्लेन के सॉरी ये जो टेंजेंट है ना वो इस रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है। इसको तुम चाहो तो ऐसे देख लो, जो टेंजेंट है ये टेंजेंट है, ये रिंग है, ठीक है। तो टेंजेंट जो है ना वो रिंग के प्लेन में ही है। मैंने ऐसा बना दिया था डायग्राम में तो भी एक ही बात है कि जो टेंजेंट है वो रिंग के प्लेन में ही है। लेकिन अब जो मसला है ना वो मसला क्या है कि इस बार टेंजेंट जो है ना वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये अपने पास रिंग, ठीक है, तो ये है रिंग का प्लेन और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया ये, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, पक्का पूरा क्लियर हो चुका है। तो जो ये अपने पास ये जो लाइन है ना ये टेंजेंट है लेकिन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर निकल चुकी है। क्या आपके दिमाग में पूरा फंडा क्लियर हो गया? यस सर, दिमाग में पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। तो अपन एक काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो ये अपने पास रिंग है, ठीक है। अब इस दफा एक एक्सिस अपन पास करवाते हैं, बखूबी सेंटर से होते हुए पास कर रही है, ठीक है। ये जो एक्सिस है ना ये बखूबी एकदम सेंटर से होते हुए पास कर रही है, इसका नाम रख दिया जाए ए बी एक्सिस, ठीक है। और अब जो टेंजेंट है ना वो इस रिंग के प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर है, टक करके गया। अरे गजब, खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो टेंजेंट का नाम अपन क्या करते हैं बेटा, टी टी डैश। अपने ऊपर है, जो तेरा मन करे वैसा कर ले, ठीक है। इसकी जो दूरियां हैं वो बाकायदा सर रेडियस के ही बराबर हैं, इसकी जो दूरियां हैं सर वो बाकायदा रेडियस के ही बराबर हैं। तो जरा गौर किया जाए अच्छे से, इसकी जो दूरियां हैं ना वो बाकायदा रेडियस के ही बराबर हैं। तो अपने पास ये जो रेडियस था ना उसको अपन ने आर बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। तो अकॉर्डिंग टू
द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कहानी समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कहानी समझ में आ रही है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालेंगे ना टी टी डैश के अबाउट, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे अबाउट द एक्सिस टी टी डैश, तो दिस इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ए बी प्लस क्या हो जाएगा m इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी टी डैश के अबाउट जो निकल रहा है दिस इज इक्वल्स टू ए बी के अबाउट हम निकाल चुके हैं पहले से ही, वो आ चुका था सर एम आर का स्क्वायर, प्रॉपर डेरिवेशन कर रहा है। बगल में कौन आ रही है सर? एम आर का स्क्वायर फिर से आ रही है। तो देयरफॉर अपन ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो हो जाता है ट्वाइस ऑफ एम आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है सर? ट्वाइस ऑफ एम आर का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। चले, उसके बाद क्या है, अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के ऊपर, ठीक है। अब यहां से ना मैं आपको दो तीन चीजें और भी क्लियर अप करवाते हुए चलूंगा, जरा गौर करते हुए चलना। जब एक डिस्क है, ठीक है, अरे रोटी मतलब क्या है? डिस्क हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या था? रिंग जैसा कुछ था शेप, ठीक है। तो डिस्क मतलब प्लेन लैमिना है पूरा। तो जब डिस्क में आप निकालते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला अलग हो जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। याद रखना बेटा, जब एक रिंग था, यहां मैं सारे करवा रहा हूं, ठीक है भाई। पहले अपन बात कर लेते हैं जो बेसिक होते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन पहले रिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं सर? रिंग की बात कर लेते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, अच्छे से गलती मत करिएगा प्लीज, ठीक है। ये अपने पास रिंग था और जब इसमें हमने निकालने का प्रयास करा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाली एक्सिस मतलब ए बी वाली एक्सिस, ठीक है। तो ए बी वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ए बी वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, वो कितना आ गया? m इंटू आर का स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? वो आ गया सर m इंटू आर का स्क्वायर। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। ये रिंग वाले केस में आया था, ठीक है। अब मैं करवाता हूं डिस्क वाला केस, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सर? दूसरा वाला हो जाएगा डिस्क वाला केस। तो डिस्क वाले केस में क्या होता है? रिंग तो हॉलो थी ना, लेकिन डिस्क एब्सोल्युटली हॉलो तो होने वाली नहीं है। तो ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस भी आर के बराबर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्क का जो रेडियस है सर, डिस्क का रेडियस भी आर के, अरे डिस्क का रेडियस जो है सर वो भी आर के बराबर ही है। ध्यान दें जरा इस पे, ठीक है। और इसमें से भी इसके सेंटर से क्या एक्सेस पास कर रही है सर? कुछ इस तरह, सही बात है, कुछ इस तरह से क्या पास कर रही है सर? एक्सेस पास कर रही है। अरे बखूबी, बहुत शानदार। तो अब इसका नाम क्या रख देंगे अपन? इसका भी नाम अपन ने ए बी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी रेडियस कितना? आर के बराबर है। जैसा इसका रेडियस आर था वैसे इसका रेडियस भी आर के बराबर है। मास अपन एम ले लेते हैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है ना, वो कितना हो जाता है सर? वो हो जाता है एम आर का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सर? एम आर का स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही अपने को। तो ये है अपने पास में क्या? एम आर का स्क्वायर बाई 2। पक्का? रिंग वाला क्लियर है, डिस्क वाला क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको करवा देता हूं एक हॉलोस्फीयर, ठीक है। तो अच्छा अपन एक कर लेते हैं पहले, क्या एक हॉलो सिलेंडर कर लेते हैं। जब अपन एक हॉलो सिलेंडर का निकालेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब अपन एक हॉलो सिलेंडर का निकालेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या होगा भाई? जस्ट लाइक रिंग ही रहेगा वो, ठीक है। ये अपने पास हॉलो सिलेंडर है, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। और अपन इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो एक्सिस है सर वो ए बी एक्सिस है, इसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना ए बी एक्सिस के अबाउट, वो हो जाएगा सर एम आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? एम आर का स्क्वायर। अब दूसरा वाला चेक कर लेना, सॉलिड सिलेंडर वाला। ये हॉलो सिलेंडर था, अब अपन चेक करते हैं थर्ड केस है ना, ये थर्ड केस था। अब अपन आते हैं फोर्थ केस पे। तो अब अपन आते हैं सॉलिड सिलेंडर के ऊपर। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जस्ट लाइक डिस्क, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जस्ट लाइक डिस्क वाला केस हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने लिया एक सॉलिड सिलेंडर, ये लिया हम लोगों ने क्या? एक सॉलिड सिलेंडर, और सही बात है, ठीक है। और ये सॉलिड था, तो भैया ये पूरा अंदर ऐसे क्या है? पूरा मास भरा हुआ है, ऑब्वियसली भरा सर, पूरा मास भरा हुआ है, सॉलिड है ना, सॉलिड सिलेंडर है बाकायदा। तो जब यहां अपन निकालेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी एक्सिस के अबाउट जब निकाला जाएगा,
यहाँ पर भी ए बी के अबाउट निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट लाइक डिस्क हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंडा आ गया समझ में? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब अपन निकालते हैं सॉलिड स्फीयर के अबाउट। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया। अब अपन निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर के अबाउट। ठीक है, जब एक सॉलिड स्फीयर आप लेकर के आ जाएंगे ना, जरा गौर फरमाएंगे इस बात पे अच्छे से ना, एक अपने पास में सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा सर, r के बराबर, इसका मास कितना होगा सर, m के बराबर। अब आप इसका निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेडियस कितना होगा सर, r के बराबर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालते हैं ना, मान लिया अपन निकाल रहे हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट, कोई दिक्कत नहीं है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल रहे हैं इसका इस वाली एक्सिस ए बी के अबाउट। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ना अबाउट ए बी, सॉलिड स्फीयर का हो जाता है सर 2/5 mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाता है सर 2/5 mr²। भाई क्या आप लोग को यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये मैंने करवा दिया आपको टिल सॉलिड स्फीयर। अब एक और अपन कर लेते हैं, कौन सा वाला, एक अपन कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड वाला कर लेते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल सी रॉड है, उसके लिए अपन कर लेते हैं। 6th वाला देख लें, एक रॉड के लिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होता है भाई साहब, ये अपने पास एक रॉड है, पक्का। अब देख क्या होता है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालते हैं ना इस वाली एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसका जब अपन निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो वो निकलता है ml²/12। l क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है, l क्या है, l इज द लेंथ। कैसे लिखें इसको अपन यहाँ पे, ये जो है ना दिस इज एल, दिस इज द लेंथ। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ ए बी के अबाउट, तो ए बी के अबाउट होता है ml²/12 और ये मुझे निकालना है पी क्यू के अबाउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लगा देना यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या एक काम करना, मैं अब सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड थी, तो ml²/12, दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सर्कुलर रॉड। ठीक है, क्या अच्छा रॉड के इस वाली एक्सिस से, जो कि कहां से पास कर रहा है सर, बहुत ही खूबसूरत से पॉइंट, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। क्या आपको ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया? मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, क्लियर हो चुका है। ठीक है, और डिस्क वाला तो मैंने आपको करवा ही दिया है। तो अब इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। किस चैप्टर का सर? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे मैंने सब करवा दिए, सेंटर ऑफ मास करवा दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवा दिया, थ्योरम्स करवा दिए, रिलेशंस कैसे कैसे लीनियर वाले होते हैं और वो रोटेशन में कैसे ढाले जाते हैं वो सब करवा दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लगा होगा इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, और अगर आपको सच में लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में खासतौर से क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी, हम लोग सारे कमेंट को देखेंगे अच्छे से, और अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगेगा तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा। दैट्स अ गारंटीड थिंग। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है आपको, वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।